2-3 मुद्दे ज़रूर हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई डायनामिक्स। डिमांड अगर स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्रूव होती है और सप्लाई कट्स जैसे ओपेक कंट्रीज ने कंटिन्यू करने की सोची है, दैट कैन हैव अपसाइड रिस्क पोटेंशियल जहाँ तक ब्रेंट क्रूड का सवाल रहा है। दूसरा मुद्दा जो ये भी उभर के आता है कि अगर रिसेशनरी फियर्स रहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग की जो हम बात कर रहे हैं, चाइना में डिमांड अभी भी वीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन्फ्लेशन से अभी भी जूझ रहे हैं, which probably leads to lower demand, उसके वजह से शायद प्राइसिंग कैप हो जाए। बट यू नेवर नो विच साइड ऑफ द कॉइन क्रूड मूव हो सकता है, और ये अपसाइड रिस्क ये फैक्टर्स की वजह से बिल्कुल बरकरार रहती है। एक सेफ जी हेवन करके ऑब्वियसली गोल्ड कम्स इनटू पिक्चर, और गोल्ड की जो आप एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देख रहे हैं, इज इफ द वॉर ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्या एक सेफ बाइंग के हिसाब से गोल्ड वापस उभर के आ सकता है। तो आई थिंक दो पहलू है ऑफ द सेम। जी। अच्छा, सोने के भाव थोड़े ऊपर नीचे हो भी जाएं तो हमारी इकोनॉमी को उतना कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन अगर कच्चे तेल के भाव ऊपर नीचे हो जाएं बहुत ज्यादा, मान लीजिए अभी ये 88 के आसपास है, अगर ये $100 के आसपास चला जाए तो हमारे लिए चिंता हो जाएगी। तो क्या बाजार अभी उस दर को डिस्काउंट नहीं कर रहा है? लार्जली नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही कि 80 और 90 के बीच में एक लार्ज रेंज बाउंड ट्रेड क्रूड का रह सकता है। अगर 95 के ऊपर निकल जाता है तो यस इट विल देन स्टार्ट हर्टिंग अस दोनों पहलुओं पे। एक जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ने लग जाता है। हम ऑलरेडी एक ट्रेंड देख रहे हैं राजीव जी, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस ग्लोबल रीजंस, जो सॉफ्टनेस इन डिमांड है। और अगर इंपोर्ट्स बिकॉज ऑफ राइज इन क्रूड प्राइसेस और जो रुपये का डिप्रिसिएशन है डॉलर की तरफ, इसमें एक इम्पैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी ट्रेड डेफिसिट पे एक इम्बैलेंस जैसा बन जाता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो हम बाइंग कर रहे थे रशियन क्रूड रूपी टर्म्स में, वो रूपी टर्म्स अभी अवेलेबल नहीं है। बट अभी भी आई थिंक विकल्प है इन टर्म्स ऑफ प्रॉबेबली सोर्सिंग क्रूड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एट अ रीजनेबल रेट कंपेयर टू मार्केट प्राइस। सो अनलेस क्रूड मूव्स अबाउट 95, जो एक डर है वो शायद डर ही रहे, इट विल नॉट प्रॉब्ली ट्रांसलेट इनटू नंबर्स। दूसरा, अगर ये 95 के ऊपर निकल जाता है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, a large part will be absorbed by OMCs। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली पास ऑन नहीं करना चाहेगी क्रूड प्राइसेस, स्टेट इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं 6 महीनों में, और उसका इम्पैक्ट थोड़ा मिटिगेट हो जाएगा ब्रॉडर इकोनॉमी की तरफ। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक साइड इफेक्ट्स रहते हैं इफ दिस डज गो थ्रू, और जो अपसाइड रिस्क रहती है इकोनॉमी को, जो हम इंपोर्ट्स करते हैं अलग अलग चीज़ें, वो एक पास थ्रू इम्पैक्ट ज़रूर रहता है। कंटेनर प्राइसेस, फ्रेट प्राइसेस, एविएशन प्राइसेस, ट्रक के प्राइसेस, इवन इफ दे गेट कर्टेड पंप लेवल के ऊपर, जो प्रोडक्ट लेवल प्राइसिंग है डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स की, वो शायद एलिवेट हो जाती है। तो शायद थोड़ा एक पास थ्रू इफेक्ट जरूर आता है विद राइजिंग क्रूड ऑन बाइंग पॉकेट्स आल्सो और बायर डिमांड पे भी। बट अ गवर्नमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट विल ट्राई टू मिटिगेट दैट। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक ये जो रिस्क है क्रूड को जी, लेके शायद। तो उसके चलते शायद हमारे लिए इन्फ्लेशन का रिस्क नहीं होगा, शायद बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ने का रिस्क नहीं होगा, लेकिन बीपीसीएल के लिए तो रिस्क हो जाएगा, या इस कैटेगरी की जितनी दूसरी कंपनियां हैं। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए मैंने कह रहा था कि डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू अब्सॉर्ब इट ऑन देयर बैलेंस शीट। वो क्रूड हो, एलपीजी प्राइस राइज हो, एंड दे विल हैव टू मैनेज दिस अंटिल दिस इलेक्शन फेज इज ओवर। जी, लेकिन ओएनजीसी को फायदा? अपस्ट्रीम को यस, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो एक डायरेक्ट बेनिफिट होता है क्योंकि डायरेक्ट रियलाइजेशन पर बैरल उनका बढ़ता है। एट द सेम टाइम जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट हैं ये काफ़ी स्टेबल रही हैं पिछले कई महीनों तक। तो दोनों आई थिंक गैस और ऑयल की कीमतें जब बढ़ती है अपस्ट्रीम कंपनीज को डेफिनेटली फायदा होता है। बट अगेन एक लार्ज पास थ्रू ये है कि कब तक और किस टाइम पीरियोडिसिटी तक ये बरकरार रहते हैं। अगर अच्छे खासे बरकरार रहते हैं तो शायद नंबर्स में आए, अगर नहीं रहते तो आई थिंक वापस सेंटिमेंटल इफेक्ट हो जाता है एंड अगेन इट। जी।